बच्चों, हमारे पास आज विज्ञान का प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2024 परीक्षा का है। इसका पेपर कोड है 824 IK। बच्चों, इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक 70 अंक होगा। तो इसमें भी खंड आ है और खंड बा है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, खंड बा में जो कॉपी पर करने हैं वो वाले हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनका उत्तर आप OMR सीट पर देते हैं। और इस खंड आ में भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट भौतिक विज्ञान से है, दूसरा पार्ट रसायन विज्ञान से और तीसरा पार्ट बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से है। तो इस पहले भाग में पहला प्रश्न देखें। ये है अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बच्चों, ये प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। जो उत्तल दर्पण से बनता है वो सदैव सीधा आभासी छोटा होता है। तो इसका उत्तर हुआ सीधा आभासी बड़ा, बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता है। कॉपी किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए लगता है उत्तल लेंस, बी उत्तर सही है। इस लेंस तीसरे प्रश्न पे आएंगे। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले तो आप देखें, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। तो बताया गया है प्रतिबिंब आभासी है और आवर्धन 0.5 है, मतलब एक होता है तो वस्तु के बराबर बनता है। ये 0.5 है, मतलब वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु के आकार से छोटा और आभासी प्रतिबिंब केवल अवतल लेंस में बन सकता है, क्योंकि यहाँ लेंस की बात चल रही, दर्पण की नहीं है, ध्यान देंगे। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस वाले इसमें 2 ऑप्शन हैं। फोकस दूरी आपको गणना करके बतानी पड़ेगी। तो गणना करने के लिए आप लिखेंगे आवर्धन V/U बराबर 0.5। तो V का मान हो गया 0.5 गुणे U। U का मान हम -0.2 रख देंगे जो कि दिया हुआ है। तो गुणा करने पे आएगा -0.1 मीटर। फिर सूत्र लगाएंगे लेंस का 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसमें U और V के मान रखेंगे। मान रखकर आप हल करते हैं तो F की जो वैल्यू आएगी -0.2 मीटर। तो माइनस आने का मतलब है कि ये अवतल लेंस है। देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही है। 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। फिर आते हैं चौथे सवाल पर। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। अधिकतम झुकने वाली जो किरण है आधार की ओर वो बैंगनी होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5। R1 और R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, R1 और R2। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें आप लघुत्तम लेंगे तो आएगा R1 प्लस R2/R1R2। तो ये 1/R की वैल्यू हो गई। पलट देंगे तो R बराबर R1R2/R1 प्लस R2। तो सी ऑप्शन इसका सही आएगा। छठा प्रश्न है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट, यानी जो उसमें तंतु होता है, जो पहले बल्ब आते थे कांच के जिसमें तंतु गर्म होता था और रोशनी निकलती थी, उस बल्ब की बात है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु
बना होता है, तो ये ऐसी धातु का बना होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी पिघले नहीं, तो ये टंगस्टन का बना होता है। सी ऑप्शन सही है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। सी ऑप्शन सही हो गया। 7वां प्रश्न है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। वैद्युत सेल अपने अंदर जो केमिकल भरे होते हैं, रसायन होते हैं, उनकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। फिर आते हैं 8वें प्रश्न पे। ये रसायन विज्ञान से उपभाग 2 में है। 8वां प्रश्न में लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y। Y यहाँ पर अज्ञात है, ये किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है तत्व का, ये Y अज्ञात संख्या, अज्ञात फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पे कौन सा तत्व है या कौन सा यौगिक आएगा। आगे लिखा है FeCl3 + H2SO4 + 2HCl। ठीक है, तो इसमें Y क्या है, Y के स्थान पर क्या रखें? तो आप अगर गिनेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले भाग में, अभिक्रिया करने वाले भाग में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। H2O में एक O लिखा है, इसको 2 से गुणा हुई 2H, ये 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, दूसरी ओर तीर के बाद में आप देखेंगे वहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। H2SO4 में 4 ऑक्सीजन लगी, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। पहले तो ऑक्सीजन ज़रूर होगा, Y जो भी होगा उसमें ऑक्सीजन होगा। फिर आते हैं सल्फ़र, देखते हैं कहाँ पर है। तो सल्फ़र कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये बनने वाले उत्पाद में H2SO4 में सल्फ़र है, जबकि शुरुआत में सल्फ़र नहीं है। तो इस हिसाब से 2 ऑक्सीजन के परमाणु और 1 सल्फ़र का परमाणु होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि SO2 दिया है, तो Y की जगह पे SO2 होगा। 9वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? कौन सा अम्लीय लवण है? एक तो इसमें दिया हुआ है NaCl, दूसरा दिया हुआ है NaHSO4, Na2SO4, KCN। अम्लीय लवण वो होंगे जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दें, यानी प्रोटॉन देते हैं। तो ये जिसमें H लगा हुआ है, बी वाला ऑप्शन NaHSO4, ये अम्लीय लवण है। मैट मुख्यतः क्या होता है? 10वें प्रश्न में देखें, मैट में मुख्यतः क्या होता है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, Cu2S और FeS, ये दोनों मिल करके मैट कहलाते हैं। ठीक है, ये धातुओं का निष्कर्षण जब हम करते हैं वहाँ पर आप धातु वाले पाठ में पढ़ेंगे इसे। फिर 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को पूरा करें। तो देखिए इसमें PCl5 की क्रिया हो रही है, खाली स्थान उसके पहले दिया हुआ है, इसमें आपको क्या भरना है? बनने वाली चीज़ें क्या हैं? CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, दूसरा है POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की गिनती करेंगे तो बनने वाले में एक ऑक्सीजन दिख रही है इधर CH3COCl के साथ, दूसरी POCl3 के साथ, 2 ही ऑक्सीजन के परमाणु दिख रहे हैं, जबकि इधर एक भी नहीं है अभिक्रिया करने वाले में। तो यहाँ अभिक्रिया की ओर आप CH3COOH बढ़ा सकते हैं, और ये अभिक्रिया अगर याद है तो आपको पता होगा कि CH3COOH यानी एसिटिक एसिड यहाँ पर होगा खाली स्थान पर। बी ऑप्शन सही हो गया। 12वां प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो कि अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हों और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हों। ठीक है, तो हम इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें Al2O3 सी वाला सही है। और भी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड PbO और ZnO। दूसरे ऑक्साइड और भी हैं, Fe2O3, Fe3O4,
PbO यानी लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, BeO, क्रोमियम डाइऑक्साइड, Cr2O3। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन, देखिए मैथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, और 3 कार्बन परमाणु हो तो प्रोप इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोपेन, दूसरी चीज़ है जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा होते हैं प्रोपेन में। तो 3 यहाँ पे कार्बन है, बी ऑप्शन देखें, इसमें 3 कार्बन है और 3 का दूना 6 + 2 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यही सही है बी वाला। और वैसे भी किसी और में कार्बन 3 थे नहीं, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न उपभाग 3 में है। हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में एक छोटी सी कली निकलती है उसकी बॉडी में और फिर उसकी ग्रोथ होकर के पूरा हाइड्रा बन जाता है। तो ए ऑप्शन चुनना है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में। 15वां प्रश्न है पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड। पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन के समय पहले ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है, ये कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट फिर से टूटता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे ATP बन जाता है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो बी ऑप्शन चुन लेंगे। 16वां है मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो आप इसमें ऑप्शन लगाएंगे उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जन वाला ऑप्शन सी, उत्सर्जन तंत्र। 17वां प्रश्न, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो चर्च में हुई थी, जिसे गिरजाघर कहते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। लूप स्थापित किया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए, ये स्थापित किया जाता है, तो ये गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए अब पहला जायांग है, ये नर में नहीं मादा फूल में होता, वर्तिकाग्र मादा फूल में होता, अंडाशय भी मादा फूल में होता है। तो पुंकेसर जो है वो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, बी वाला ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न है निम्न में कौन सा या से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं। तो बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाते हैं, तो उससे पर्यावरण की रक्षा होती है। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह से पर्यावरण दूषित होता है। फिर बी वाला है आवश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइट और पंखों का स्विच बंद कर दें। यदि कोई कमरा खाली आप इस्तेमाल नहीं करें तो लाइट और पंखे उसके बंद कर देते हैं उनके स्विच, तो ऊर्जा की बचत होती, इससे भी पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचता है। सी वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। विद्यालय तक पैदल जाते हैं वाहन की बजाय, तो आपकी पेट्रोल की बचत होती है, धुआं कम निकलता है, पर्यावरण की सुरक्षा रहती है। तो ये सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो डी वाला आप टिक कर देंगे, उपयुक्त उपर्युक्त सभी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बहुविकल्पी प्रश्न हो गए हैं। फिर किसी और वीडियो में हम लोग अगला पेपर कोड हल करेंगे।